शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। वीडियो का पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन बनाया गया। पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया। सैनिक की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। इस नीति के तहत सेना में गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांतों से भर्ती करना प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 2, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ऑप्शन ए 1939 से 1945, ऑप्शन बी 1926 से 1939, ऑप्शन सी 1918 से 1926, 1914 से 1918। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1926 से 1939 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। प्रश्न नंबर 4, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण, CR डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी की पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर अध्यक्ष चुन लिए गए। चुनाव के पश्चात आंतरिक मतभेदों से दुखी होकर बोस ने अप्रैल 1939 ईस्वी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। प्रश्न नंबर 5, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं पीटी रंदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, NM जोशी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना तथा ILO में भारत की सदस्यता एवं राष्ट्रवादियों का असहयोग आंदोलन भारत में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के रूप में सामने आया। 1920 ईस्वी में MN जोशी, जोसेफ बस्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टक की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए। यह सम्मेलन बंबई में हुआ। लाला लाजपत राय ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। प्रश्न नंबर 6, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई। ऑप्शंस हैं कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, पटना। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लखनऊ। 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। 1920 से 21 ईस्वी में अवध में किसान आंदोलन चलाया गया। 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना हुई। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। सबने अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई।
अखिल भारतीय किसान महासभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एन.सी. रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 7, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शंस हैं बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पाई पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारत के भिन्न भिन्न भागों में निम्नलिखित व्यक्तियों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 8, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शंस हैं 1919, 1920, 1922, 1921। सही ऑप्शन है 1919। 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहकर आलोचना की। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह सभा की स्थापना की। प्रश्न नंबर 9, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ऑप्शंस हैं 1920, 1919, 1921, 1922। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1920। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पास किया गया। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1958 को, 17 नवंबर 1859 को। सही ऑप्शन है 1 नवंबर 1858 को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के बाद तत्कालबद्ध ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को अधिकार कर भारत के शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली ईस्ट इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 11, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ऑप्शंस हैं 1911, 1906, 1904, 1907। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1911। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। असम बंगाल से 1874 ईस्वी में ही अलग हो चुका था। असम बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक आधार को बताया गया, लेकिन वास्तविक कारण था राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना को नष्ट करना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। इन व्यापक आंदोलन के परिणाम स्वरूप दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की।
विभाजन के पश्चात उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन हैं 1919, 1917, 1921, 1896। सही ऑप्शन है 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया। सैडलर आयोग में आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद दो भारतीय सदस्य थे। प्रश्न नंबर 13, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ऑप्शन हैं 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। सही ऑप्शन है 12 अगस्त 1765। शाह आलम द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 13, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया? ऑप्शन हैं पटना, गया, मधुबनी, चंपारण। सही ऑप्शन है चंपारण। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पंडित राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषणकारी समस्या की तरफ से देशवासियों का ध्यान आकृष्ट कराया। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी कलकत्ता में 15 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने गांधी जी के चंपारण प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एडवर्ड गैट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया। महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल चंपारण बिहार था। इस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किसानों को नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस ईस्वी का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? ऑप्शंस हैं कश्मीर, BNWFP, केरल, आसाम। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केरल। मोपला विद्रोह उत्तर केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। इस आंदोलन के नेता सैयद अली, फजल अली मुसलियार आदि थे। ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किए जाना इसका कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्लाह, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह। सही ऑप्शन है कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति के बिहार के नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर, आरा बिहार के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहराया। अदम्य साहस एवं वीरता जैसे गुणों के कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया। उन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। युद्ध में जख्मी होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को ये मृत्यु को प्राप्त हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डामम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केरल एवं तमिलनाडु। कार्डामम पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां मिलाती हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर है। इसके दक्षिण में पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी एवं अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करता है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर में पालनी पहाड़ियां एवं इसकी शाखा कार्डामम इलायची की पहाड़ियां दक्षिण में हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनायमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कार्डामम की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली, सुवर्णरेखा, गंगा, पद्मा। राइट ऑप्शन इज ए, हुगली। हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी पश्चिम बंगाल में काफी तबाही मचाती है। इस नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। इसकी सहायक नदी बराकर, जमुनिया एवं बराकी आदि हैं। यह रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई हुगली में मिल जाती है। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन है मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी। राइट ऑप्शन इज चंबल घाटी। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल और यमुना नदियों की उत्खात गड्ढा भूमि है। इसके अलावा भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पश्चिम हिमालय में गिरपदीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, तापी साबरमती घाटी, गुजरात, महाराष्ट्र का रेगड़ मिट्टी क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।